यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो, सबको पता है ना। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में फिर बता देती हूँ, जो जिस ग्रुप में तुम लोग ऐड हो उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करो एंड वहां पे आपका ओपन हो जाएगा शीट। जो भी मटेरियल अपडेट होता है वो वहीं पे ही जाता है, ठीक है। चाहे तुम्हारा पेपर होंगे, आगे टेस्ट होंगे, उसके सॉल्यूशन हो, चाहे जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हो वो उसमें होती है, चाहे तुम्हारे नोट्स हो, चाहे डीपीपी हो, वो सब उसमें होता है, ठीक है। तो कभी तुम्हें ऐसे वैसे तो टीचर्स उसमें भी भेज देते हैं ग्रुप में भी, बट अगर कभी तुम्हें लगे कि नहीं आया है टीचर की साइड से, तो आप वहां पे जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है जी। ओके, चलिए सिमरन आ गए। सिमरन अभी वही हो आप, कैंप में हो? ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। मंडे को आप लोगों का इंडिविजुअल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, अंशु मैम कर देंगे वो, ठीक है। देन आपको जो भी डीपीपीज मिल रही हैं वो आप वहां पे शेयर करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों को तो बता दिया है, जो अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। परमिंदर आ गया? यस मैम। ठीक है, ओके। और अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आती है, मतलब क्लास मिस करने की, तबीयत खराब है या कुछ भी, तभी आप लोग क्लास मिस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या कर लिया था, गगन, अच्छा गगन भी आ चुका है, ठीक है। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किया था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि 2 हो चुकी थी कंप्लीट, एंड थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। We will cover these 2 properties in colligative properties in today's class. तो हमने देखा था, जब हमने RLVP देखा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमने क्या देखा था, वो किसके बराबर आ रहा था, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आ रहा था, है ना। तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज तो होती हैं जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट या सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो RLVP में हमने क्या देखा था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग अगर ऐसे एकदम नींद में अटेंड कर रहे हो या फिर कहीं और दिमाग चल रहा है तो नहीं समझ में आएगा, राइट। तो हमने क्या देखा था, कि जब तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो किसमें, सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का यार अपना तो प्रेशर होगा नहीं, लेकिन सॉल्वेंट के बीच में आके वो टांग अड़ाएगा, यस और नो। तो होगा क्या उससे, जब तुम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैन बी योर NaCl, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो उससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बिकॉज अब सरफेस पे उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स में यार कुछ तो इंटरेक्शन होंगी। तो पहले जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आजाद थे, वेपर अच्छे से बना रहे थे, बट अभी क्या होगा, अच्छे से उनकी मतलब अच्छे से वेपर नहीं बनेगा, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है जी। और हमने फॉर्मूला कौन कौन सा देखा था, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ आपको। जब भी क्लास में आओगे, केमिस्ट्री की क्लास में पहले आओगे या किसी भी क्लास में आप जाओगे, अपने 20 मिनट्स अलग निकालोगे और उसमें अपना रिवीजन करोगे आप कि लास्ट क्लास में क्या करवाया था, ठीक है। हाँ या ना? यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। मानवी इज रितिका क्या? यस मैम। ठीक है। नहीं गगन, कल टेस्ट नहीं है, टेस्ट आपके तब स्टार्ट होते हैं यहाँ पे जब आपका एटलीस्ट एक चैप्टर कंप्लीट हुआ हो। तो व्हेन फर्स्ट चैप्टर विल कंप्लीट, फिर वहां पे उस वीक आपका टेस्ट होगा, राइट। वी विल शेयर टेस्ट प्लानर। टेस्ट प्लानर आई थिंक बन चुका है, आप लोगों का जो रिसोर्स शीट है वहां पे जाके देखो कि कब कब आपका टेस्ट होगा। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट और अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, ठीक है। यस लक्की। मैम जो हमारा क्लास शेड्यूल है मैम, उसके अंदर मैम जैसे हमारा जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैम क्लास 11 की चीजें का भी प्लान लिखा हुआ है, तो मैम वो
अगले महीने से लिखा हुआ, तुम क्लास 11th की भी चीजें अगले महीने से स्टार्ट होंगी। वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, वो प्लान नहीं लिखा हुआ, वो टेस्ट है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे टेस्ट 12th के लिए दोगे ना, 12th तो हम लोग करा रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने इंटेंशनली 11th के टेस्ट भी रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके 11th भी करो। 11th का जो भी मटेरियल होगा वी विल शेयर विद यू ऑल, क्लियर है? ताकि अपना टाइम निकाल के, इवन मैं कल संडे है ना, मंडे तक मैं 11th का मटेरियल उसमें ऐड कर दूंगी और बाकी टीचर्स, ताकि जो जो तुम्हें टाइम मिलेगा तुम 11th भी करो, ठीक है? बाकी टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, जब होगा मैं आप लोगों को उसके 5-7 दिन पहले बता दूंगी, ठीक है? बाकी तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लो जो तुम्हारा टेस्टिंग प्लानर है और स्टडी टेबल पे लगा लो, सो दैट तुम्हें आइडिया रहे कि भाई साहब इस चैप्टर का टेस्ट है, ताकि तुम एटलीस्ट 10 डेज पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, ठीक है? बाकी मैं आपको बताती रहूंगी, उसकी कोई टेंशन मत लेना। तो हम लोगों ने एक तो RLVP किया था, RLVP व्हाट, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, क्या क्या था याद आ रहा है सबको? P नोट माइनस PS बाय P नोट, सपने में भी कोई पूछे नहीं भूलोगे, समझ में आया? तो P नोट माइनस PS बाय P नोट क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम इसको क्या कर सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास की टर्म्स में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या आप कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको हटा देती हूँ ना, समझ गए ना तुम लोग, क्योंकि मैं रिकैप ही दे रही हूँ, राइट? तुमने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तुम्हें दोबारा नहीं लिखना, ठीक है? हाँ, प्रैक्टिस के लिए तुम एक ब्लैंक पेज ले सकते हो और इस पे फॉर्मूलाज लिख सकते हो, ताकि आपकी मेमोरी में लंबे टाइम तक रहे। अच्छा, एक कौन सा फॉर्मूला था? एक अपना बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला था, P नोट माइनस PS बाय PS, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा, और कौन सा फॉर्मूला था? मोलालिटी की टर्म्स में भी था हमारे पास, P नोट माइनस PS बाय PS, क्या था हमारे पास? मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास बाय 1000, यस और नो? ये तुम इसके लिए भी लिख सकते हो, इज दैट क्लियर? और याद करो हमने ऐसा यूज भी किया था। अब बात आती है, फॉर्मूला तो तुमने याद कर लिया, बट जो फॉर्मूले में टर्म दे रखी है, क्या वो तुम लोगों को मालूम है? नहीं है तो पता करो। P नोट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था। PS क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। P नोट माइनस PS क्या था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। एंड P नोट माइनस PS बाय P नोट क्या था? दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जितना तुम सोल्यूट बढ़ाओगे, जितना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, उतना तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि P नोट माइनस PS बाय P नोट बढ़ेगा, हाँ या ना? और वेपर प्रेशर कम होगा। और हमने फिर क्या किया था? हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर ली थी कि भाई अगर तुम सिर्फ बात कर रहे हो पानी की, तो तुम बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट भाई 100 डिग्री है, क्योंकि वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो चुका है 1 atm प्रेशर के, यही तुम बोलते हो। बट अगर मैंने वाटर में नमक डाल दिया या वाटर में चीनी डाल दिया, सपोज नमक डाल दिया, तो जो पहले पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब वो हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, 102 मान लेते हैं, सपोज 102 डिग्री पे बॉयल हो रहा है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर घट गया है। अब तुम्हें उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा 1 atm प्रेशर के बराबर करने के लिए, हाँ या ना? तो उस केस में जो हमारा डेल्टा टी भी निकल के आया था, वो आया था KB इंटू मोलैलिटी। KB क्या था? एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था, या इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तुम बोल सकते हो, व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। M इज योर मोलैलिटी, डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हमने कैसे लिखा था? TB माइनस TB नोट इज इक्वल टू KB। ये क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो kg में होना चाहिए सॉल्वेंट का मास। क्या ये सब हमने पढ़ लिया था? कोई दिक्कत?
न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो, तुम्हारे पास फिर डीपीपी इकट्ठी हो जाएंगे, मुझे मत कहना मैम नहीं हुआ। अपने डाउट्स जो हैं, जो भी डाउट आते हैं, सपोज इधर आओ, मान लो तुम्हारे को मैंने डीपीपी में एवरेज जो नंबर रहता है वो 12 रहता है, ठीक है, 12 क्वेश्चन मैं देती हूँ, मान लो वो एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा नहीं हुआ, पांचवा आधा हुआ, आधा नहीं हुआ, राइट। जो नहीं हो रहे हैं या जो आपको लग रहा है अरे ये तो अच्छा सवाल है, इसमें मैं अटक सकता हूँ, स्टार मार्क करो उस पे। और जब तुम रिवीजन करोगे दोबारा इन चैप्टर्स की, तो तुम्हारे सामने क्वेश्चंस दोबारा आएंगे और तुम्हें पता लगेगा कि भाई इसमें तो थोड़ा सा कुछ पंगा था, या तो मेरे से हुआ नहीं था, या मैं अटक गई थी, या मैं अटक गया था। वो आपके नजरों से दोबारा रिवाइज होके निकल जाएंगे क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है चीजों की, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन इस नोटबुक में करा हुआ है, एक क्वेश्चन दूसरी नोटबुक में करा हुआ है, नहीं, प्रॉपर वे से करो। जैसे कुछ बच्चे मेरे को क्या बोल रहे थे, मैम पता नहीं तुम्हारे बैच के थे क्या, जो बोल रहे थे रफ में कीड़े मकोड़े की तरह कर रखा है, ऐसा ही कुछ तुम बोल रहे थे क्या तुम लोग? यस मैम। हाँ, तो तुम लोग बोल रहे थे ना, तो थोड़ा ढंग का लिखना उसको, राइट, तुम्हें पता चले कि क्या कर रहे हो तुम लोग। ओके मैम। आगे आओ, आगे हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं हम? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब देखो नाम, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखो नाम से पता चला डिप्रेशन मतलब कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, तो हम फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्या वो क्या तुम ये बोलोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड फ्रीज हो गया? नहीं यार, वो छोटे अगर स्टैंडर्ड में बोल देते थे, नंबर दे देते थे, बट इसका असली मतलब समझो, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता क्या है। जैसे तुम सबको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड सोलवेंट, यानी कि अगर मैं पानी मान रही हूँ तो पानी का, लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सोलवेंट के। यस और नो? क्या बोल दिया मैंने ये बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझो, जैसे तुमने बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझा था कि बॉइलिंग पॉइंट वाज व्हाट? दैट टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 1 एटमॉस्फेरिक को भी छोड़ो, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोलवेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सोलवेंट, और ये तब आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। समझो इस चीज को। अगर मान लो तुम्हारे पास सपोज पानी है, पानी का आप कहोगे मैम फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यही बोलोगे? हाँ मैम होता है। मान लो मैं पानी में नमक डाल दूं, नमक डाल दूं तो क्या होगा? अब जो पहले वाटर फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री पे, अब तुमने भाई साहब नमक डाले, नमक पानी में घुलेगा, हाँ या ना? तो अब जो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज ना होके इससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, सपोज मान लो -3 डिग्री पे हो गया, यानी कि जब तुमने वाटर में सोल्ट डाला तो 0 डिग्री पे वो पानी ही है। यस और नो? हाँ या ना? अब उसको अपना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, -1 -2 -3, अब उस पे जाके वो फ्रीज होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम पहले आप सिर्फ इसकी बात कर रहे थे वाटर की, अब आपने वाटर में डाला नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब मैम आपने हमें ये सिखाया है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यही तो मैंने बताया है। यस और नो? यही बताया है। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाँ या ना? अब तुम्हें फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर को घटाओगे तब जो होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। यस और नो? इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। क्या कहते हो? आओ एक बार। वैसे तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसमें मोस्ट पॉपुलर वाला एग्जाम्पल ले सकती हूँ, बाकी तुम का एग्जाम्पल देख सकते हो, कहीं पे भी सर्च कर सकते हो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। जैसे एक ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मैम एक ठंडी कंट्री है, सारी बर्फ जमी हुई है
और ये जो दो बंदे हैं ट्रक में, ये ढेर सारा नमक लाए हैं, हाँ या ना? तो ये नमक क्या कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं रोड पे, हाँ या ना? ये स्प्रिंकल क्यों कर रहे हैं रोड पे? ताकि जो बर्फ जमी है वो सॉफ्ट हो जाए और उसको आसानी से हम निकाल सके। अब इसके पीछे कौन सी एप्लीकेशन है, किसका ये एप्लीकेशन है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। क्यों? क्योंकि पहले जो बर्फ 0 डिग्री पे फ्रीज हो गई थी, हाँ या ना? पानी बर्फ बन गया था ना, 0 डिग्री पे फ्रीज हो गया, यस और नो? अब क्या हुआ, तुमने उसमें नमक डाला, ठीक है, तो बर्फ के साथ जो है नमक घुला, तो मान लो सपोज वो -4 डिग्री पे अब फ्रीज होगा, यस और नो? और सराउंडिंग का टेम्परेचर है सपोज -2 डिग्री है, हाँ या ना? तो अब होगा क्या, अब तुम नमक डाल रहे हो, तो पहले जो 0 डिग्री पे फ्रीज था अब किस पे होगा, वो माइनस पे, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, -2 पे। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो बर्फ होगी वो आधी बन पाएगी और आधी नहीं बन पाएगी, तो सॉफ्ट हो बन जाएगी, आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप उसको नमक डालोगे तो वो क्या होगा, आसानी से क्या होने लगेगी, वो खाई जा सकेगी। लगेगी रोड से, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस और नो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा जी। पर ओके, एक चीज हो गई, जैसे गाड़ियों के रेडिएटर में हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। मान लो आप कार को लेके जाते हो ठंडी कंट्री में, ठीक है, अगर पानी होता भाई साहब तो वो फ्रीज हो जाता, गाड़ी का इंजन गया, चला लेते फिर गाड़ी। तो उसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों डालते हैं, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाए। और डिप्रेस होने की वजह से क्या होगा, अगर आपका मान लो माइनस में डिग्री टेम्परेचर है जहां पे आप जा रहे हो, तो वहां पे भी वो क्या ना हो, फ्रीज ना हो, ठीक है। तो काफी सारी एप्लीकेशन है, जैसे एक और एप्लीकेशन है, जैसे सबने कुल्फी खाई है, स्टिक वाली कुल्फी खाई है, जो लाइक वो जो भैया आते हैं उसके उनके कंटेनर में बहुत सारी बर्फ होती है और उसमें कुल्फी वाली स्टिक्स होती हैं, सबने खाई होगी बचपन में, या खाई है या नहीं खाई, बट सुना जरूर होगा, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, जो वो बर्फ में से वो निकालता है, मोल्ड निकालता है, तो वो भी किस पे बेस्ड है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे ही बेस्ड है। तो वो नमक डालता है उसमें कंटेनर में, कई बार हमें आता नहीं, कुल्फी खाते खाते थोड़ा नमकीन सा टेस्ट आता है, तो वो कुल्फी में नमक नहीं है, राइट वो जो बर्फ है उसमें उसने नमक डाल रखा है, तो बेसिकली उससे क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर रहा है। जगह तो ठंडी है एकदम बराबर, बट वो उससे क्या हो गया, बर्फ सॉफ्ट हो गया, जिससे वो आसानी से मोल्ड निकाल पाता है और तुम लोगों को कुल्फी देता है। तो ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल हैं। मैम ये पेपर में पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉपुलर है जो याद रखना तुम लोग, ठीक है। अब इसको पढ़ो एक बार, ये जो मैंने तीनों पॉइंट्स लिखे हैं एक बार इसको पढ़ना। पहला लिखा हुआ है कि लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, ये तो बात, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं ग्राफ से भी समझाऊंगी। देखो वो कह रहे हैं कि अपॉन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, यहां तक समझ में आया? जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तुम डालोगे लिक्विड सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर घटेगा। क्या ये बात 10 बच्चों को समझ में आई? प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो मैं तो बोलती रह जाऊंगी और तुम रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे। ये तो मैं कल से ही बता रही हूँ और इवन मैंने आज भी बताया है, ठीक है। विच नाउ, अब क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया है, विच नाउ इक्वेट विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। देखो फ्रीज कब होगा सॉल्यूशन, जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के, यस और नो? ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। इसी लाइन को मैं ग्राफ से समझाना चाहती हूँ और वही ग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी में भी बना पड़ा है, ध्यान से देखना तुम लोग। आओ कलर चेंज कर देते हैं।
पहले समझ लेना फिर लिखना, ठीक है। ठीक है, देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। देखो ग्राफ तो तुम्हें पता है कैसे आता है। एक मैंने ये इस तरीके से ये ग्राफ बनाया है। ये बेसिकली किसके लिए है? ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। मान लो अगर पानी तुमने लिया है सॉल्वेंट, तो ये आइस की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा लिक्विड सॉल्वेंट को मैं दिखा रही हूँ। पहले सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, सारी कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएगी। एक बात बताओ, अगर सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है तो पानी कब फ्रीज होगा? जब लिक्विड सॉल्वेंट का और फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं पे होगा, देखना, ये देखो, हाँ या ना। तो ये वो वाला टेम्परेचर है जिसपे आपका सॉल्वेंट फ्रीज हुआ है, हाँ या ना। इसको मान लो मैं बोल देती हूँ TF नोट, यस और नो। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं बोल रही हूँ तुमने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो वेपर प्रेशर उसका घट जाएगा। मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे दिखा दूं ना, लिक्विड सोल, ये देखो यहाँ दिखा दो, है ना। ये किसका दिखाया मैंने, सॉल्यूशन, जो तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया ना सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया। अब ये कब फ्रीज होगा, इधर देखो, जब वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट इसके बराबर होगा, यानी कि आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, देखो इसको पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा इसके बराबर करने के लिए। प्लीज बताइए मेरे को। तो यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देती हूँ। ये क्या था, TF नोट, हाँ। तो यहाँ कहीं पे अब फ्रीज होगा, देखना एक बार, ये वाला। मान लो अगर ये 0 था सपोज, तो ये कितना होगा, कम ही होगा 0 से, मान लो -2 हो गया, आया ना। तो ये कौन सा पॉइंट है, TF है, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे TF नोट क्या था मैम, ये फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर सॉल्वेंट का। बोलो गगन, ठीक बात है। परमिंदर, Yes, ma'am. और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। लेकिन ध्यान रखना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि सोल्यूट जम रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्रीज होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लिखवा भी दूंगी। अब ये इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF क्या होगा, बोलो ना, डिप्रेशन, हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जो एक वैल्यू लिखी है, इसके हिसाब से डेल्टा TF क्या होगा ग्राफ में, अगर तुम देखोगे तो मैम TF नॉट माइनस TF, यस और नो। यस मैम। तो TF नोट क्या होगा, 0 माइनस TF कितना है, -2, तो डेल्टा TF कितना आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस। या फिर सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। एक ये वाला ग्राफ जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, और एक जो मैंने पहले बताया था तुम्हें कल वाली या परसों वाली क्लास में, कौन सा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोनों के दोनों कर लेना अच्छे से, ठीक है जी। आगे चलूं, सबको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज TF नोट, व्हाट इज TF, व्हाट इज डेल्टा TF, क्या है क्या नहीं। अब देखो दोबारा लाइन पढ़ना ये वाली, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी, पढ़ना एक बार इसको मेरे कहने पे। आई सबको, एवरीवन, कुछ ऐसी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। परमिंदर हुआ, लकी, नवीन, यस मैम। और ये रितिका, दीपक, Yes, ma'am. अक्षरा, शिवम, यश, Yes, ma'am. हो गया. ठीक है। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़े।
मैंने जोर दे के पता है क्यों बताया इसको, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम 5-1 मिनट में, तो देखना आप लोग। चलिए मैं आगे आती हूँ। अब आ जाओ, वही फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में तो यार कुछ है नहीं, जैसे डेल्टा टीबी जो है एक्सपेरिमेंटली मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिला, वैसे ही इसमें भी डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, मोलालिटी के होगा। अब यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, एक कांस्टेंट यूज करोगे, दैट इज केएफ इनटू मोलालिटी, हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे केएफ क्या है देख लो एक बार, वहां पे वो एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था या फिर तुम बोल रहे थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे केएफ क्या है आपका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, और इसको और क्या बोल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दूं। मैम इस पे सवाल आ सकते हैं क्या, मैं भी बताऊंगी किस तरीके से सवाल आएंगे। केएफ क्या हुआ है, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, जो मैं एक एक चीज यहाँ पे लिखवा रही हूँ, या फिर वैसे तो मैं जनरली ट्राई करती हूँ सब लिखवा दूं, बट हो सकता है कई बार मैंने कोई चीज वर्बली बोल दी हो, और इफ यू फील कि ये लिखनी चाहिए तो लिख लिया करो उसको, बता भी दूंगी मैं वैसे। लेकिन एक एक चीज जो मैं बोलती हूँ या लिखवाती हूँ आपके वो नोट्स में होने चाहिए, है ना, बिकॉज ये नोट्स ही तुम्हारे आगे काम आने वाला है। जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा तो तुम बुक्स नहीं पढ़ने बैठोगे, इतना टाइम होगा क्या बुक्स पढ़ने का, नहीं होगा, तो उस टाइम पे तुम्हारे नोट्स काम आएंगे, और ये नोट्स में से तुम्हें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे एग्जाम में। आगे आओ अभी। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलालिटी तो सबको ही पता है, ये मैम गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। रितिका ये आपके लिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है। W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और W1 क्या है, मास ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ग्राम में ये ग्राम, अगर आप मोलर मास ले रहे हो तो ग्राम पर मोल, बाकी कई बार तो ये इसको भी ग्राम पर मोल में लिख देते हैं, ये केजी में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तुम्हारी बुक्स में 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, बट अगर पेपर में ऑलरेडी मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया हुआ है तो भाई साहब तुम्हारा आंसर बहुत गलत आएगा, अगर तुमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग समझ रहे हो, इसलिए प्लीज डायरेक्ट रट्टा मत मारना इसका, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करें कुछ, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन। हाँ एक चीज और जरूर याद रखना, ऊपर यहीं पे लिख लेना, आप ग्राफ वाले टाइम पे जगह है क्या, यहीं लिख लेते ना, कि नोट करके लिख लो, ओनली solvent particles will solidify, ठीक है, solidify लिख लिया, लिख लो एक बार। चलो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पेपर। तो कुछ कुछ मैंने लिए हैं इसमें क्वेश्चन, चलो देखते हैं कैसे हो। पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह सिंपल, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। An aqueous solution of a non-volatile solute boil at 100.17 degree Celsius. पहले तो समझो क्वेश्चन को, concept you have already studied, right? Now apply that concept on question. They are saying an aqueous solution of a non-volatile solute boil at इतना डिग्री सेल्सियस पे, मतलब आपने कोई सोलवेंट लिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वो इतने पे बॉयल कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं किस टेम्परेचर पे सोल्यूशन फ्रीज होगा, योर क्वेश्चन।
केबी और केएफ दिया हुआ है वाटर के लिए, है ना, क्योंकि हर सॉल्वेंट के लिए केबी और केएफ की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो आपको वो वैल्यूज दे रखी है। तो अब यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट यूज किया, और किसका किया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी किया है, हाँ या ना। तो अगर एक्वस की बात कर रखी है तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सक्षम सॉल्वेंट क्या होगा, सक्षम है क्या क्लास में, सक्षम आवाज नहीं आ रही मेरे को, कांट हियर यू। सॉल्वेंट क्या होगा, पानी, हाँ या ना, ये बात मैं शायद पहले बता चुकी हूँ तुम लोगों को। अगर कहीं पे एक्वस लिखा हो तो समझ जाना वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा। और प्लीज माइक अनम्यूट करके बोलो। और दूसरी बात, मेरे को एक चीज भी यहाँ पे बतानी थी, अब से आप लोगों का मैंडेटरी है कि यू शुड स्विच ऑन योर कैमरा। शायद ये हर्षित सर ने बता दी होगी तुम लोगों को, कल बात बताई थी ना। मैम मैथ्स क्लास के लिए था, सारी क्लास के लिए था? सबकी क्लास के ऊपर था भाई वो। ओके मैम। ठीक है, तो स्विच ऑन योर कैमरा। यहाँ पे वैसे भी नेटवर्क का इतना इशू होगा नहीं मेरी साइड से भी, क्योंकि कम बच्चे हो, तो यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन योर कैमरा। सारे बच्चे, परमिंदर, गगन, लकी, सक्षम, शिवम और ये रितिका, दीपक और जो 4 Yes, बच्चे ma'am. और बैठे हैं यहाँ पे, अक्षरा, ठीक है। नवीन, यश, और कौन रह गया, बस यही है ना। कैमरा ऑन करो फटाफट, फिर मैं आगे करती हूँ इसको सॉल्व जल्दी। मैम 1 मिनट, मैम रीजॉइन करना पड़ेगा मैम, 1 मिनट आया। हाँ गगन जी, स्विच ऑन योर कैमरा, सक्षम यू ऑल्सो। मैम वो सॉरी मैम, वो एकदम से ना ये पोर्टल आ गया, हट गया, तो मैंने माइक अनम्यूट करके बोला नहीं था आपको। कोई बात नहीं, सूख के सक्षम, अभी आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। परमिंदर कैमरा ऑन करो। वेरी गुड गगन, बाकी जल्दी। वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड। नवीन ने कर लिया है, दीपक ने कर लिया है, ये ओके ठीक है। परमिंदर आप क्यों नहीं कर रहे हो, आर यू इन द क्लास? Yes, ma'am. वेरी गुड। सो के नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है, अगर पता चले सो के, अपना जगह बनाओ कि तुम कहाँ बैठे हो, है ना। चलो ठीक है। अक्षरा, यश और उसका अभी भी ऑन नहीं हुआ है, रितिका का। चलो ये क्वेश्चन हम देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, केबी इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे, टीबी माइनस टीबी नोट, हाँ या ना। हाँ मैम। अब देखो क्योंकि हमारे पास टीबी नोट क्या होगा, वोटर का ही होगा बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 लोगे, सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 100.17। केबी कितना होगा दिया हुआ है ना, देखो 0.51, और मोलैलिटी हमें निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा, बताओ। 1/3 आ जाएगा, 17 3 बोलो यहाँ तक, हाँ जी। रितिका आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। कैमरा आपने क्यों नहीं ऑन किया बेटा? अच्छा, फिर उसके बाद डेल्टा टीएफ कैसे निकालोगे, केएफ इंटू मोलैलिटी। तो केएफ कितना है 1.86, मोलैलिटी कितना निकाल के आए तुम 3, तो ये कितना आ जाएगा देखना 0.62 आ जाएगा। बट क्या ये तुम्हारा आंसर है, क्या ये तुम्हारा आंसर है? नहीं है। आपको पूछा है कौन से टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा, तो टीएफ माइनस टीएफ नोट इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। आपको टीएफ निकालना है, क्या आ जाएगा -0.62 आ जाएगा, यस और नो। बिकॉज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, तो टीएफ नोट की जगह 0 पुट करोगे, तो टीएफ कितना आ जाएगा -6.2, -0.62 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या सबको? फोकस के साथ सुनोगे तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में।
आगे चलूं? अरे बताओ फिर मैं आगे चलूं। मैम एक मिनट एक मिनट। गगन हो गया? मैम हो गया। Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी मेरे को एक बार बता देना। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में पहले देख लो लिखा क्या हुआ, देन वी विल सॉल्व। पहले पढ़ते हैं, थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है, इतनी भी बड़ी नहीं है, बाकी तो डेटा दिया हुआ है। ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सोल्यूट to 39 gram of benzene, its vapor pressure decreased from 650 to 640। क्या क्या गिवन है? सोल्यूट का मास गिवन है, बेंजीन है, अब क्योंकि यहाँ पे सोलवेंट है तो कितना दिया हुआ है, 39 ग्राम दिया हुआ है सोलवेंट का मास। वेपर प्रेशर पहले कितना था बोलो? 650 था, अब कितना हो गया घट के? 640, यानी कि सॉल्यूशन का हो गया 640। क्लियर है? आपको क्या बताना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। अच्छा, अब बताओ क्या किया इन्होंने। अब इन्होंने कौन सी दो प्रॉपर्टी को यूज किया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को? एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को और आरएलवीपी को। तो इसका मतलब आरएलवीपी तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी क्वेश्चन आ रहा है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ भी क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार बताओ, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या सब बच्चों को मालूम है? मैम मालूम तो है मैम, केएफ भी हमें मालूम है मैम 5.12, बट मैम मोलालिटी नहीं मालूम है। तो मोलालिटी को कहाँ से निकाल के आऊं, बताओगे मेरे को? In the first question. हाँ, आरएलवीपी से निकाल के आऊंगी। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, अभी भी रिवाइज कराया मैंने। मोलालिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। पुट करना वैल्यू, पी नोट इज 650, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं 10 बाय 640 मोलालिटी। अच्छा, अब सोलवेंट यहाँ पानी नहीं है, बेंजीन है जी, उसका मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है 78 बाय 1000। यस और नो? तो बस जो तुम्हारी मोलालिटी आएगी उसको तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। तो करना है क्या? अब नीचे जगह नहीं है क्या, इसमें लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्व करो इसको, कितना आएगा। ये आ रहा है मेरा सोल्व करने के बाद, बिकॉज मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, तो ये 1.02 आ रहा है। सबका यही आएगा, 1 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, सो यश का आई थिंक आ गया है, बाकी शिवम और किसका आया है? तो 1.02 मैं लिखूं। एडवांस का है तो उसमें नियरेस्ट इंटीजर नहीं होता, डेसिमल में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 1.02 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन मेंस में नहीं आया? आया ना, कल ही तो करवाया मैंने, जिसमें मैंने आरएलवीपी का तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ करवाया था, याद करो। वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलालिटी निकाल के और उसको फिर वहां पे पुट किया, राइट? तो यहाँ पे भी सिमिलर सा इक्वेशन है, हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया पहले वो बता दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ। आई थिंक हाँ दीपक, क्या करना है बेटा यहाँ पे, क्या नहीं क्लियर हुआ? मैम क्लियर हो गया मैम। अच्छा हो गया, ठीक है, आगे चले।
ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ एक बार तुम लोग खुद पढ़ो, पढ़ोगे क्या? पढ़ना। कोई क्वेश्चन ऐसे भयंकर सा तो नहीं दे रखा ना उसने, मतलब स्टेटमेंट तो थोड़ी क्या बोलते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। यस मैम, पढ़ लीजिए। कोई नया वर्ड नहीं आया तुम्हारे सामने जिसको मुश्किल लगे। अब देखो ये ऑप्शन निहारो तुम लोग थोड़ा, प्लीज आंसर आएगा तो चैट बॉक्स में नहीं लिखोगे, यू नीड टू रेज योर हैंड, जिसका भी आ जाएगा। अब मैं बताऊं, देखो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए क्या इन चारों में से कि मैम ये तो कतई नहीं हो सकता? मैम ए और डी। मैम ए और डी यस। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे को तो बस बी और डी सी में बताना है, और वो भी तुम कर ही लोगे। देखो आपको बोला कि प्योर वाटर फ्रीज हो रहा है इतने टेम्परेचर प्रेशर पे, उसमें तुमने डाला 34.5 ग्राम इथेनॉल, यानी कि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो गया ना। यस मैम। The addition of 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो जैसे ही तुमने, अच्छा हाँ ठीक है, तो डाला तुमने, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है चेंज होगा वो यार, वो तो होगा वो तो वो कह रहे हैं कि केएफ आपको दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट फ्लोट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो देखो भाई क्या होगा, तो हमें डेल्टा टीएफ क्या होगा, केएफ इंटू मोलालिटी होगा, है ना। अब डेल्टा टीएफ निकालो, केएफ तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है 2, मोलालिटी कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, दिया हुआ है क्या हमें? हाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, फॉर्मूला तो तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम पड़ ही गया है। तो 34.5 मोलर मास किसका लोगे बताना भाई, इथेनॉल का, दिया भी हुआ है उन्होंने 46। सोलवेंट का मास कितना दिया हुआ है 500, लेकिन ग्राम में है तो केजी में चेंज कर लेना, तो ये तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ यहाँ पे जब तुम निकालोगे तो कितना आ रहा है, निकाला क्या किसी ने अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? एनीवन है सोल क्या? अभी लकी तुम आंसर बता रहे थे, तो डेल्टा टीएफ कितना निकाला तुमने? मैम 23 से हम 34 गया तो 1.3 1.4.7 के करीब आ जाएगा, तो मैम 1.47 के हिसाब से 271 आया। 3 आना चाहिए डेल्टा टीएफ। रुको मैं करके देख लेती हूँ। मैं एक्यूरेट नहीं गया था। 4 इंटू 34.5, यस एक्यूरेट, ये एकदम वो आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 3। ठीक है, तो अगर 3 आ रहा है डेल्टा टीएफ, तो यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो चेक कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता, इन दोनों में ही होगा जो होगा। अब फर्क किसका है, यहाँ पे देखो डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है डेल्टा टीएफ, 2 केल्विन आ रहा है, तो कौन सा वाला ग्राफ ठीक है? सी। सी। समझे कैसे Yes. होगा ये क्वेश्चन एवरीवन? हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो मेंस का क्वेश्चन है, ये तो तुम कर लोगे, करो, 2024 में आया था। मैम ये ऑप्शन हुआ है। ए एंड डी ओनली ए एंड डी। हो जाएगा? क्यों, यस आपको मैम। पता ही है
डिप्रेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट में आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लेस देन दैट होता है प्योर सॉल्वेंट का। और जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, ये तो गलत ही हो गया फिर बी वाला तो। सोल्यूट पार्टिकल सोलिडिफाई होते हैं, नहीं ये यानी कि ए और डी थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आते हैं। और कुछ तुम्हें असाइनमेंट में मिलेंगे, असाइनमेंट में थोड़े मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, मेंस के ही अच्छे लेवल के सवाल है। ग्राफ से रिलेटेड है 2-3 सवाल, तो उनको ईमानदारी से करना, कैलकुलेशन खुद करना अच्छे से और सोल्व करके देखना उन क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे उसमें से। अच्छा एक बात देखो, अब क्या है KF एंड KB ऑफ सॉल्वेंट। तो कई बार क्या होता है बच्चों की पेपर में ना KF KB की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी जाती। देखो ऐसा क्वेश्चन आया है तो नहीं है, बट हाँ इससे मिलता जुलता एक बार मेंस में आया था सवाल। अगर मान लो तुम्हें KF एंड KB जो है, जो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, वैसे तो दी जाएगी मोस्ट ऑफ द केस में, 95% केस में, बट सपोज तुम्हें वो नहीं दी गई है, तो उसको भी निकालने का एक तरीका है। ये NCERT में मेंशन किया हुआ है, तो अगर NCERT में मेंशन किया है तो दे सकता है एग्जामिनर, और आया भी हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर मान लो KB और KF की वैल्यू नहीं मेंशन है तुम्हारे पेपर में, तो कैसे निकालोगे? दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं KF की बात करूं, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा R T0 F square into M by 1000 into delta H fusion। अब यहाँ पे ये सब है क्या क्या, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। KF तो पता है ना तुम्हें क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। R क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। और इसकी यूनिट क्या लोगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H एंथैल्पी है, एनर्जी है, तो फिर इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लोगे आप लोग। ठीक है, ये क्या है TF नोट, ये है आपका वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैम TF का स्क्वायर है। T0 F, यस, प्योर सॉल्वेंट। M क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमेशा सॉल्वेंट पानी होगा ये ऐसे मत करना, पेपर में जरूर देख लेना किसका दिया हुआ। और ये क्या है, डेल्टा H, ये आपका फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फ्यूजन आया। तो ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यस और नो, याद रहेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लो KB नहीं दे रखा है तो KB कैसे निकाल सकते हो? वैसे तो देखो 99% केसेस में इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया है, बट NCERT में तो क्या पता कोई असर्शन रीजन बना के दे दे या फिर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के दे दे, तो उसके लिए आप लोग ये करेंगे। तो R TB नोट स्क्वायर इंटू M 1000 इंटू, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेपोराइजेशन आएगा, हाँ या ना। तो बस वही सब सेम है। KB आपका तो वही हो गया एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, हाँ बेटा मैम ये आया कैसे? नहीं कर जानना है तुम्हें, तभी मैंने क्या बोला, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ NCERT में, जो तुम लोगों को ध्यान कहाँ से आया ये आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। अगर रखना होता मैं बता देती तुम लोगों को। M क्या है, वही मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा H वेपोराइजेशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपके पास सॉल्वेंट का होगा, जो सॉल्वेंट होगा उसका दे रखा होगा T0 F, जो सॉल्वेंट होगा उसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो, एंथैल्पी आपको दे रखी होगी, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट KF एंड अकॉर्डिंगली KB आल्सो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। जहां जरूरी होगा, मुझे लगेगा जहां मुझे पढ़ा ये बताना है कि ये कहाँ से आया, वहां मैं बताऊंगी, जहां पे मेरे को लगेगा कि नहीं है तो मैं वहां पे नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग लिख लो फटाफट इसको, फिर मैं आगे एक टेबल को दिखाती हूँ NCERT की जो कि इम्पोर्टेंट है। मैम लिख लिया।
ये तो साथ साथ ही लिख लो यार। अब देखना एक बार, ये एनसीईआरटी की टेबल है जो तुम्हें ध्यान से मतलब डाटा नहीं रटना है, नो डाउट, तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ केबी और केएफ की वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर सोलवेंट के लिए केबी और केएफ की वैल्यू अलग अलग दिख रही होगी तुम लोग को, देखना एक बार, ठीक है। अब देखो ये तुम सारी लर्न तो नहीं करोगे, ना ही मुझे लर्न है ना ही तुम्हें लर्न करनी है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स के लिए जो केबी की वैल्यू है वो केएफ से कम है, एक डाइथाइल ईथर को छोड़ के, यस और नो। तो तुम्हें किसकी वैल्यू याद रखनी है वो मैं बता रही हूँ। एक वाटर की याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है, कई बार दिमाग घूम जाता है एग्जामिनर का, ये क्वेश्चन भी डाल देता है वो। तो एक तो वाटर की याद रख लो, केबी की वैल्यू 0.52 होगी और केएफ की 1.86, क्योंकि ये ज्यादा जनरली तुम्हें सॉल्वेंट दिया जाता है। उसके अलावा बेंजीन की याद करनी है तुम लोगों को, उसके अलावा बस ये दोनों की याद करना, ठीक है, केबी और केएफ की वैल्यू। तभी मैंने ये टेबल दिखाई है, तो बाकी और कोई रीजन नहीं था इसको दिखाने का। तो हर सॉल्वेंट के लिए तुम्हें केबी और केएफ की वैल्यू अलग अलग दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कर लोगे क्या वाटर और बेंजीन के लिए ध्यान में? बहुत ज्यादा रट्टा मत मारना, अगर याद हो रही है तो कर लेना, वरना तुम इतने क्वेश्चंस करोगे ना जहाँ पे वाटर की तुम्हें वैल्यू दी जाएगी वो वैसे भी याद हो जाएगी, ठीक है। इसको टेबल को मत उतारना, लिख लो बस जो मैंने बताया है, बस उसको लिख लो। आगे चले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, बट उससे पहले हम लोगों को ऑस्मोसिस समझना होगा क्या होगा। अब ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें बच्चा अपनी नोटबुक में क्या लिखता है समझता कुछ और है, वो मुझे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपने कोई और डेफिनेशन याद कर रखी है, पहले उसका मतलब जरूर समझना कि तुम लोगों ने लिख क्या रखा है एक्चुअल में नोटबुक में। अब देखो, अब ऑस्मोसिस क्या होता है पहले ये समझो, तभी ऑस्मोटिक प्रेशर तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो आसान है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। देखो इसमें मान लो सपोज, जैसे चलो इसमें ही समझाते तुम्हें, जो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये दिख रहा है एक बीकर में जो है मैंने कुछ सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली मान लेते हैं ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है, ठीक है। पहले सुन लो फिर लिखना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है ए वाले की, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है ना। तो मान लेते हैं लेट C1 की कंसंट्रेशन जो है, वैसे मैं डायग्राम को देख के ही मान रही हूँ, C1 की कंसंट्रेशन कम है C2 से। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ मैं, C1 और C2, ठीक है। अच्छा, और ये बीच में क्या लगी हुई है, ये कोई एक पट्टी सी लगी हुई है जिसमें छोटे छोटे छेद हैं, होल हैं, और इसको मैं क्या बोल रही हूँ, एक छलनी की तरह समझ लो, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल रही हूँ। अब काफी सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तुम्हारे बुक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर, फेरोसाइनाइड, पार्चमेंट पेपर, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। तुम्हें जो मन करे याद कर लेना, एटलीस्ट एनसीईआरटी वाली देख लेना। अब देखो सेमी परमेबल नाम से ही समझ में आता है, सेमी मतलब आधा, परमेबल मतलब परमिशन लेना, है ना। तो जो ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिजाइन की जाती है वो उस तरीके की होती है कि भाई साहब कि उसमें से सिर्फ क्या पार्टिकल का फ्लो हो, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो, मतलब उनके होल के साइज इतना होता है कि उसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो हो सके। यस और नो? क्या बोला मैंने? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको कैसी लेनी है, कैसी लेनी है, जिसमें से
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का क्या हो सके, फ्लो हो सके, है ना, इधर से उधर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे सोल्यूट की अमाउंट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू C2। पहले तो मेरे को सारे बच्चे ये कंफर्म कर दो, घूम मत जाना जो मैं बोल रही हूँ, सुन लो पहले। C1 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब वहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू C2। यस और नो? अब जहां ma'am. पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, कहाँ पे, बी वाली साइड। और तुम्हें पता ही है जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होगा वहां पे वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि C1 की साइड पे वेपर प्रेशर ज्यादा है और C2 की साइड पे वेपर प्रेशर कम है। प्रेशर, वेपर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? तो नेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से कहाँ हो रही है, सॉल्वेंट की जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगी टू उस साइड पे जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। क्या बोल दिया मैंने? फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, सुन लो, जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से फ्लो होगा किसकी साइड पे, जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। लेकिन मैम आप तो कहते हो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो मैं माना कि बी साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे भी है ना, हाँ या ना? तो मैम फ्लो तो यहाँ से यहाँ पे भी होना चाहिए था, बताओ, यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए था, हाँ या ना? सोचो इस बात को। अरे भाई दोनों साइड है ना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, यस मैम। तो दोनों साइड होनी चाहिए ना मूवमेंट। लेकिन होता क्या है, होता ये है, बात तो सही है, अगर कोई तुमसे पूछे क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सॉल्वेंट का फ्लो होता है, तुम कहोगे ना भाई दोनों साइड होता है। बट जो नेट फ्लो होता है ना वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला मैंने, फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुन लो, तुमने नोटबुक में जो लिखा हुआ है वो भी यही मतलब है, बस उसको समझना है तुम लोगों को। बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। Yes ma'am. हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए से बी। नेट फ्लो बोल रही हूँ, वैसे तो दोनों होगा बट नेट फ्लो तुम्हें मूवमेंट दिखेगी कहां कहां से, ए टू बी होते हुए, नेट फ्लो वहां से होगा। अब होगा क्या कि मैम चलो मैम ठीक है, तो सॉल्वेंट की साइड से जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब देखो ना वो इस साइड पे जा रहा है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो मैम सॉल्वेंट वाली साइड जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी उसका लेवल घट रहा है और जो दूसरा वाला लेवल है वो बढ़ रहा है। इधर देखो ना, इधर आओ, इधर आओ, पहले दोनों का लेवल ऐसे था, सेम था कि नहीं, मुझ मेरी तरफ आओ। अब क्योंकि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का कम है क्योंकि उसमें सोल्यूट ज्यादा है, तो दोनों में वेपर प्रेशर डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, ए की साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएंगे बी वाली साइड, तो ए का लेवल घटेगा बी का लेवल बढ़ेगा, देखना हाँ या ना? और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक दोनों की साइड दोनों साइड वेपर प्रेशर बराबर ना हो जाए, हाँ या ना? बोलो। अब एक बात बताओ, मान लो ये कितना डिफरेंस हुआ हाइट में, इधर देखना एक बार, बेटा माइक म्यूट करेंगे एक बार। आपकी ना दो डेफिनेशन दी हुई है बुक्स में, एनसीईआरटी में डेफिनेशन तो नहीं दे रखी, एक डायग्राम सा बना रखा है, बट उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दे रखा, बट उससे क्वेश्चन आता है, देखना एक बार। रबड़ इरेजर कहाँ गई, देखो इतना जो है कॉलम की हाइट बड़ी है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो ये बड़ा लेवल इतना, अब ये क्या करेगा, ग्रेविटी के कारण अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, हाँ या ना? लगाएगा प्रेशर। अगर प्रेशर लगेगा तो क्या होने वाला है, जो ये इसका इतना मोटाई बड़ी है, इसके वजन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये, उसकी वजह से क्या होगा,
जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल सब पास हो रहे थे ना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सोलवेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यस और नो? और जो ये प्रेशर लगा रहा है जिसकी हाइट मैंने h बोली है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। और जब वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना हो जाए कि ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस रुक जाए, उस टाइम पे वो प्रेशर क्या कहलाता है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, जिसको मैं पाई से दिखाती हूँ। और कितना आता है उसका, वो किसके बराबर आता है, रो एच जी के बराबर आता है। क्या ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा है? यस मैम। वेरी गुड। अब ये रो क्या है, इसको मैं अलग से लिखवा दूंगी अब, क्योंकि मैं ऑस्मोसिस पढ़ाई थी इसलिए साथ साथ ये भी बता रहा मैंने। अब ये है क्या, जो ये रो है ये है क्या, बताओ, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज रो? मैम डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। कहाँ लिख, यहाँ लिख देती हूँ, बाकी मैं नीचे भी लिख दूंगी दोबारा। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और h आपका हाइट ऑफ कॉलम हो गया, और ये क्या होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो मेरे ख्याल से, पढ़ा है क्या? यस मैम। हाँ, पहले क्या होता था ना, इस पे ना इतना ज्यादा सवाल आते नहीं थे इस Yes, फॉर्मूले पे। यस और नो? पहले सवाल वही आते थे जो तुम लोग रट्टा मारते हो ना, पाई इज इक्वल टू CRT करते हो ना मोस्टली स्कूल में या पहले एंट्रेंस में, इसी से रिलेटेड सवाल आते थे। बट अब जो है क्वेश्चन इस पे भी आने लगे हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे बट एक बार सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लें, तब हम जो है इसको देखेंगे। तो यानी कि मोटा मोटी बात क्या है यहाँ पे, पहले तो ये देखो, सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है, क्लियर हुआ? क्या है, कौन बताएगा? शिवम, क्या है ऑस्मोसिस, क्या बताया मैंने इतनी देर से? मैम मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। किसका मूवमेंट? मैम जो उसके अंदर है कि जो सॉल्वेंट की जो हाई कंसंट्रेशन, जिसमें ज्यादा सॉल्वेंट होता है मैम, वो जिसमें कम सॉल्वेंट होता है उसके अंदर चला जाता है, ताकि वेपर प्रेशर जो है मैम दोनों में इक्वल हो जाए। ठीक है, और जो ये पाई मैंने बताया है, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो आप लोगों ने अपने डेफिनेशन अपने नोट्स में लिखी होगी, क्या लिखी हुई है तुमने? लो कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है वो तुमने लिखा होगा नोटबुक में, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही लिखा हुआ है? बताइए, इवन जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, ये वही तो है जो मैं बता रही हूँ। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है उसमें, तो बात वही है। तो अब पढ़ो ना इसको, जो डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हारे सामने है। पढ़ो और कंफर्म करो। ये देखो कैमरा मलायकों ने बंद कर दिया, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? है आती कि नहीं आती? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, वो हो गया। मतलब मैम की नजर हटी तो कैमरा भी बंद कर लिया? है, बड़े सियाने बच्चे हो तुम लोग, यही करते हो ना तुम ऑनलाइन क्लासेस में। अब देखो बेटा तुम, ठीक है, हो गया? आगे चलूं? अच्छा, ऑस्मोसिस के एग्जांपल एक एक करके बताओ मेरे को, पता ही है तुम्हें। देखो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पता है तुम लोगों को, क्योंकि इतने ज्यादा आने भी नहीं वाले हैं ऑस्मोसिस के एग्जांपल सवाल। एक तो अपना सबसे पॉपुलर किशमिश वाला हो गया एग्जांपल। क्या? देखो, जो आपकी किशमिश है, क्या करते हो तुम, भिगोते हो क्या रात को? खाया करो, खून बढ़ता है, खाते हो? नहीं मैम, अच्छी नहीं लगती। मुझे भी नहीं लगती, मैं भी नहीं खाती, बस ज्ञान दे रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, रात को भिगो के रात को भिगो के रखा इसको बाउल में। ठीक है, तो आपकी जो ये किशमिश की जो ये है आउटर ये कवरेज, ये किसकी तरह बिहेव करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यस, खानी चाहिए, खाया करो। अच्छा एक बात बताओ,
जब तुमने इसको पानी में रखा रात को भिगो के, तो सुबह तुम्हें फुली हुई दिखती है क्या ये? तो क्या हो रहा होता है वहां पे? ओस्मोसिस हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है? अब ओस्मोसिस के लिए क्या, बस एक चीज ध्यान रखना है यार, तुम सारे एग्जांपल कर लोगे, तुम हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सारे पढ़ लोगे, क्या होता है देखना एक बार। वाटर है, किशमिश है, तो उस फ्लो कहां से कहां होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, हाँ या ना? अब सोलवेंट की कंसंट्रेशन तो इसमें है, इसमें कम है, यस और नो? तो पानी क्या होगा? बाहर से अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, जिसको हम स्वेल बोलते हैं, हाँ या ना? और जो हमारे घर में अचार वगैरह बनता है, या फिर तुम बाहर से खरीदते हो, हाँ पहले बोलो गगन। मैम सेल में भी होता है। हाँ जी बेटा। मैम जो सेल होते हैं, हाँ उसमें भी होता है, देखो ये मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, इसको मैं डिस्कस करूंगी आप, ठीक है? इसके बारे में ना एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है, पढ़ना तुम जाके, है ना? काफी अच्छा दिया हुआ है कि कब सेल बर्स्ट होते हैं, कब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, श्रिंक होते हैं, काफी अच्छा दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी में। जैसे अचार में देखो, जैसे अपन अचार बनाते हैं, अचार खरीदते हैं, तो उसको बेसिकली सोल्ट सोल्यूशन में होता है अचार, यस और नो? तो नमक के सोल्यूशन में क्या हो जाता है? जो आपका आम का अचार अगर मैं देखूं तो क्या हो जाता है? वो श्रिंक हो जाता है, यस और नो? जब हम बनाते हैं उसको बरनी में रखते हैं तब वो ऊपर तक भरा होता है, यस और नो? लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो तो नीचे हो जाता है वो थोड़ा सा, यस और नो? तो वो क्यों होता है? वो श्रिंक कर जाता है। जो वो आपकी आम की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, तो उससे क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मूवमेंट होगी। अब जो सोल्ट सोल्यूशन है मतलब कम कंसंट्रेशन, जो मैंगो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो पानी कहां से कहां जाएगा? अंदर से बाहर, तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो आपका ये एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखोगे। और भी यार बहुत सारे, जैसे एक और मेरे को ध्यान आ रहा है, जैसे एक वो, हाँ राइट, जैसे मान लो अपने गले में दर्द होता है कई बार, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? गार्गल कर देते हैं नमक के पानी से, करते हैं कि नमक के पानी के गार्गल कर लिए तो वो ठीक हो जाता है। वो किस पे बेस्ड है? ऑस्मोसिस पे ही बेस्ड होता है वो भी। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू कैन स्टडी। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो एक तो मैंने ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, पाई इज इक्वल टू रो एच जी, ध्यान रहेगा क्या? ये देखना एक बार, हाँ या ना? दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि पता नहीं ना एग्जामिनर कौन से फॉर्मूले पे बेस पूछ ले। और एक क्या होगी डेफिनेशन जो सबको बहुत आसान लगती है। मान लो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मान लो सोल्यूशन ए है, बी है, जैसे ऊपर समझाया था बिल्कुल मैंने। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन C2 है, यस और नो? मूवमेंट कहाँ कहाँ से होगा? मूवमेंट होगा, नेट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, A to B, यस और नो? तो आपको क्या करना है? अगर सोलवेंट के फ्लो को रोकना है तो सोल्यूशन की साइड पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर, मतलब बस इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना कि जिससे फ्लो रुक जाए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, राइट? ऑस्मोसिस रुक जाए। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जो तुमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दिखाते किससे हैं? पाई से दिखाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है डेफिनेशन। तो आप लोगों को ध्यान दोनों ही रखना है, ये वाला भी और जो ऊपर वाला भी बताया था। द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, सोलवेंट साइड नहीं भाई, वहां से तो जा रहे हैं मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन साइड अप्लाई करना है टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे जो पाई है, अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? वो कंसंट्रेशन। क्योंकि एक बात बताओ, जितना ज्यादा तुम सोल्यूट डालोगे उतना वेपर प्रेशर घटेगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर में डिफरेंस आएगा।
यस और नो? उतना लेवल बढ़ेगा दूसरी साइड पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो डिपेंड किया ना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे। दैट इज व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखा गया कि बढ़ता है। तो आपका क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज CRT। R इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब तुम्हें जो पाई है प्रेशर है वो पास्कल में हो सकता है दे दिया जाए, एटमॉस्फेयर में दे दिया जाए, बार में दे दिया जाए, तो उसके हिसाब से तुम्हारी R की वैल्यू चेंज होगी। सपोज एटमॉस्फेयर में तो क्या लोगे आप, 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यस और नो? यस मैम। अब इसको लीटर को आप बार, एटमॉस्फेयर को बार में कर लेना, चेंज कर सकते हो, और इसको आप पास्कल में भी कर सकते हो। हाँ है ना? तो ये यूनिट कन्वर्जन का खेल है और कुछ भी नहीं है। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। अब ये सी क्या है, मोलैलिटी है क्या? नहीं, ये अब यहाँ पे मोलैलिटी है, और पाई आपको पता ही है। यस और नो? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू R इनटू T। हाँ या ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, एक ये आ गया और एक जो ऊपर बताया था ये वाला, ये आ गया। दोनों तुम लोगों को याद होने चाहिए, दोनों तुम लोगों को याद होने चाहिए। यस और नो? बस एक छोटी सी बात और मैं बता देती हूँ आज के लिए, फिर इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ सवाल करवाऊंगी तुम लोगों को, फिर आगे हम वोन टू फैक्टर भी डिस्कस करेंगे। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो वहां पे ऑस्मोसिस हो रहा होगा क्या? नो मैम। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। C1 इज इक्वल टू C2, यस और नो? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और R तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है, तो C1 किसके बराबर हो जाएगा, C2 के। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है 1 और 2, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और π2। अगर मान लो आपका π1 लेस देन है π2, इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, कंसंट्रेशन कम है। यस और नो? यस मैम। तो π1 क्या होगा, π2 के रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। यस और नो? कंसंट्रेशन कम होगी। और π2 क्या होगा, हाइपरटोनिक। कंसंट्रेशन याद है, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इतना ज्यादा पेपर में नहीं आता है, बट फिर भी एनसीईआरटी में है तो आप पढ़ोगे इसको। आप देखो जितना जरूरी था मैंने बता दिया। इफ यू रीड एनसीईआरटी तो वहां पे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफी अच्छे से दे रखी है, आप उसको जरूर पढ़ना। टेक के हाईलाइटर, कुछ भी पेंसिल पेन जो भी लेना, हाईलाइट भी करना उनको चीजों को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वहां पे हाईलाइट करना, बिकॉज एनसीईआरटी सबको पढ़नी चाहिए। हम लोग ना थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं हम ये बुक कर लेंगे, हम वो बुक कर लेंगे, लेकिन जो बेचारी मेन बुक है उसको पढ़ते ही नहीं हो। उसको हम सोचते हैं यार इसमें से आएगा पेपर, हाँ इसमें से कहाँ आएगा, हम तो पता नहीं कौन कौन सी बुक लगा देंगे, उसमें से ही आएगा पेपर। जबकि ऐसा नहीं होता, इतना टाइम भी नहीं बचा है तुम लोगों के पास कि तुम मल्टीपल बुक्स लगाओ। पहला टारगेट शुड बी एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और क्लास नोट्स। जब तुम्हें अंदर से फील आए कि हाँ मैम ये तो हो गया, फिर जाओ तुम मेरे से पूछ लेना, बता दूंगी, बुक्स पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी, तुमसे शेयर कर दूंगी मैं। नहीं तो लगाओ, बेशक लगाने, बट पहले 3 चीजें कर लो। अगर ये 3 चीजें नहीं हुई तुम्हारी, एनसीईआरटी, नोट्स और ये पीवाईक्यू, टीपीपी में भी मैं पीवाईक्यूज ही डालती हूँ मोस्टली। अगर ये 3 चीजें नहीं हुई है ना, तो फिर भी आप दूसरी बुक्स पढ़ रहे हो तो सॉरी टू से आपको आगे दिक्कत होगी। मैंने देखा है ये सब, तो ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे यार कुछ एग्जाम्पल है, देखना एक बार, इधर आओ। एनसीईआरटी में मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है, एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, नो डाउट थ्योरी भी लिखी हुई है कुछ। तो देखो
यहाँ पे क्या है, जो ये सेल्स हैं उसको आपने लिखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो इस केस में जो ऑस्मोसिस होगा वो कहाँ से होगा, अंदर से बाहर होगा, तो बेचारे पिचक जाएंगे, हाँ या ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इनको रखा हुआ है, मतलब जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कम है, तो अंदर से बाहर मूवमेंट होगी। दिख रहा है क्या सबको? रुको मैं कलर चेंज करूँ क्या। अंदर से बाहर होगा तो ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब आपने सॉल्यूशन ऐसा लिया है जो आइसोटोनिक है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस। ऐसी एक एग का एग्जांपल ले रखा है, सेम तुम इसी बेसिस पे इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। दिख रहा है? हाइपरटोनिक में ले रहे हो तो क्या हो रहा है, पिचक रहा है। हाइपरटोनिक में ले रहे हो तो स्वेल हो रहा है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आरओ, घर पे अगर आरओ आपने सुना है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है? वो गंदे पानी को साफ पानी में बदलता है, उसमें बड़े सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, छन छन के जाता है, गंदी इम्प्योरिटी रह जाती है और हमें साफ पानी मिलता है या ना। और उसके चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी रह जाते हैं उसमें, जो मिल नहीं पाते हमारी बॉडी को। तो यहाँ पे मैं देखो एक सिंपल लाइन बोल दूं, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, गंदा पानी साफ पानी में बदलता है, यही तो होता है ना, और क्या होता है। अब एक बात बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, जो तुम सॉल्यूशन की साइड पे लगा रहे हो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, जो तुम सॉल्यूशन की साइड पे ला रहे हो, इतना लगा रहे हो कि ऑस्मोसिस रुक जाए। बट अगर मान लो तुम उससे ज्यादा थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया तुमने सॉल्यूशन की साइड पे, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है तुमने और लगा दिया थोड़ा, तो क्या होगा भाई साहब, उल्टी डायरेक्शन में सिस्टम शुरू हो जाएगा। यस और नो? अभी स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा, ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियसली हो रहा था, अब ये तुम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो सॉल्यूशन की साइड पे, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा, तो होगा क्या, अब सॉल्यूशन की साइड जो सॉल्वेंट है ना, उनका मूवमेंट होगा कहां से, सॉल्वेंट की साइड पे। यस और नो? यही तो पढ़ते हो ना आप लोग, जहां पे फिर से सुन लो, सॉल्यूशन इधर देखो, अभी मैंने बताया भी था तुम्हें शायद, यहाँ पे आओ। आप एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ लगा रहे थे, सॉल्यूशन की साइड लगा रहे थे, कितना लगा रहे थे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। अगर मान लो जितना तुमने प्रेशर लगाया उससे और ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? तो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपका आज काम क्या है, सुन लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कहां से पढ़ोगे, एक बार मेरे कहने पे, नोट्स तो चलो ठीक है वो तो पढ़ने ही है, एनसीईआरटी समझे। और जो बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी के, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान, आराम से कर लोगे तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पहले हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे कुछ, अगर अभी करना चाहते हो तो अभी बताओ, वैसे हमारे पास 10 मिनट हैं, तो वी कैन ऑल्सो डू, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारा फिर पता चले, मंडे को आके तुम तो कंसेप्ट भी भूल गए। एक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिसका मोलर मास इतना दिया हुआ है, नहीं तो याद भी रखो, इज प्रिपेयर्ड बाय 68.4 ग्राम ऑफ इट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तुम देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीआरटी वाला या रोएचजी वाला, बोलो। एमसीआरटी। कैमरा फिर बंद हो गया क्या, देखो ये देखो, नहीं गगन का खुला हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, इतने चालाक हो ना तुम लोग हैं, एकदम बंद कर लेते हो। लकी क्या है ये सब, कैमरा नहीं खुल रहा है। ये देखो सक्षम भी बंद कर लेता है, अरे पीछे बैकग्राउंड लगा लो ना, इतने अच्छी दे रखे हैं इसमें, हैं एकदम एकदम जैसे ही मैं पढ़ाना है मेरा फ्लो चालू होते एकदम कैमरा बंद कर लेते हो। मैम तो स्क्रीन देख ही नहीं रही, रुक जाओ तुम, चलो तुम करो ये सॉल्व फिर। अब देखो ना, पाई निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन कितनी है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम
R इंटू टी। क्या सब दे रखा है क्या? हाँ मैम दे तो रखा ही है, तो चलो पुट करते हैं फिर। गिवन मास कितना है? 68.4। मोलर मास कितना है? 342। वॉल्यूम है पर लीटर, 1 लीटर दिया हुआ है इन्होंने, R दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा? सोल्व करो इसको, 4.488 ATM आ जाएगा। ये PYQ ही है और इवन आपके NCERT का भी एग्जाम्पल है। तो सोल्व करने के बाद, और जो उसने R की वैल्यू बोल रखी है ना, वही आपको लेनी है, ठीक है? तो व्हेन यू सोल्व दिस, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है? मैं एक बार कंफर्म भी कर लेती हूँ इसको। 68.4 इंटू 0.082 मल्टीप्लाइड टू 73 342, यस 4.47 आ रहा है, तो यस 4.48 हो जाएगा, ठीक है? काम पता चल गया तुम्हें क्या करना है? यस मैम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना। कुछ क्वेश्चंस हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वी विल आल्सो डू आल्सो अंडरस्टैंड क्या बोलते हैं, होम टू फैक्टर, ठीक है? ये हम करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से सब, देखो सब लड़कों का ऑन है कैमरा, एक भी गर्ल का ऑन नहीं है ना। रितिका तुम्हारा ऑन है, अक्षरा आपका भी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट टाइम आप उस जगह पे बैठो जहाँ पे यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। अगर रीजन है कोई तो मुझे बताइए आप, ठीक है? पढ़ रहे